हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल हब। तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक और चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को समझेंगे कि ये होते क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। सेकंड, जिसमें हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे इक्वल होते हैं, और अगर डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से तो क्या करना चाहिए, या फिर अगर इसका रिवर्स हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। और हमारा थर्ड टॉपिक है एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई एंड इट्स करेक्टिव मेजर्स, जिसमें हम एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को देखेंगे और साथ ही साथ में हम उसके करेक्टिव मेजर्स को भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, और उसका एक पार्ट एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स, उसको हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं वो हम 2 अलग अलग सेपरेट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो आज हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो हम CBSE के प्रीवियस ईयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले है 1 मार्क्स क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कॉल्ड फॉर इन 2011। यानी कि जो हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब कि हम हमारी कंट्री से कोई भी गुड क्या करते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में बेचते हैं, वो होता है एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर अगर मंगवाए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया। अब अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि हम ज़्यादा सामान बेच रहे हैं, और हमारे इम्पोर्ट्स कम हैं, यानी कि हम कम सामान खरीद रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे। तो इसका आंसर है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिफाइन इन्वेस्टमेंट कंपार्टमेंट 2014, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। ठीक है, एक लाइन का है एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक मतलब कैपिटल असेस्ट। कैपिटल असेस्ट क्या होती है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गई, ये सारे क्या होते हैं, कैपिटल असेस्ट होते हैं। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स आर एडिशन मेड टू द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन कैपिटल असेस्ट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडिशन कैपिटल स्टॉक, और इसकी वजह से क्या होता है, कैपिटल असेस्ट में इंक्रीज होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई। ये फॉरेन 2014, ऑल इंडिया 2009 और 8 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि क्या किए जाते हैं, इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई होती है ना, ये किसके इक्वल होती है, नेशनल इनकम के इक्वल होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं एक बार हम। एग्रीगेट सप्लाई इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और द नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर, इट इज़ इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। तो जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो मनी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की या फिर नेशनल प्रोडक्ट्स की, जो कि इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। और जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो किसके इक्वल होती है, जो भी इनकम जनरेट होती है उसके इक्वल होती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दिल्ली 2014, ऑल इंडिया 2009। यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या होती है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में ही छुपा हुआ है। अब देखो, एक वर्ड है मार्जिनल। मार्जिनल मीन्स क्या होता है, एडिशनल। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है कि जब हम हमारी इनकम को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद द चेंज इन इनकम इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि जो रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम का, वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा सी मीन्स चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन इनकम। अब फिफ्थ, गिव द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ऑल इंडिया 2010, ऑल इंडिया 2009 एंड दिल्ली 2008 कंपार्टमेंट। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मार्जिनल मीन्स एडिशनल। तो जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारी कितनी एडिशनल सेविंग होती है, वो क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है। यानी कि इनकम इंक्रीज होने पे सेविंग कितनी इंक्रीज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग विद द चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS, change in S upon change in Y, where S change in saving and Y change in income। तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो क्या होता है, रेशियो होता है चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड और डिफाइन एग्रीगेट डिमांड। यानी कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब बताना है। और ये क्वेश्चन दिल्ली 2010, 2009 कंपार्टमेंट एंड दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एग्रीगेट डिमांड जो है उसका क्या मतलब होता है। तो देखो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो टोटल डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि इकोनॉमी में की जाती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो जितनी भी जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की इकोनॉमी के अंदर की जाती है अकाउंटिंग ईयर में, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। और जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है टोटल एक्सपेंडिचर की, जो कि क्या की जाती है, इकोनॉमी के अंदर की जाती है। ये क्या नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, हम प्लान करते हैं कि इतना इतना हो सकता है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या होता है, एक फ्लो कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग ईयर में मेज़र करते हैं, यानी कि एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं। साथ ही साथ में जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या होता है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, यानी कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड की पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, और एग्रीगेट सप्लाई और इनकम की भी पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। तो एक बार हम इसका आंसर देख लेते हैं। द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म्ड एज एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। Aggregate demand of an economy is measured in terms of the expected total expenditure on the products, goods and services in the economy during an accounting year। तो देखो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो डिमांड होती है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन नंबर 7, गिव द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिल्ली 2009। अब है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि जब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम है उसमें भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन लिखते हैं, ठीक है। ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम में भी हम कभी भी ज़ीरो कंजम्पशन नहीं लिखते, कुछ ना कुछ तो लिखते हैं, भले चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना खाए नहीं रह सकता, ठीक है। सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए, फूड इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल, ठीक है। तो जो इनकम होती है वो ज़ीरो होती है, फिर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, तो वो जो कंजम्पशन होता है ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द इनिशियल और मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन डन एट अ ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम फॉर द सस्टेंस इज टर्म्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, किसके लिए, सस्टेंस के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिल्ली 2009 सी। यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है।
तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो होता है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। इससे हमें पता चलता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा कंजम्पशन में कितना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ कंजम्पशन फंक्शन दिल्ली 2008। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर है कंजम्पशन फंक्शन जो है वो क्या होती है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है कंजम्पशन और इनकम के बीच में। और इसी तरीके से सेविंग फंक्शन हो जाएगा। सेविंग फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है, तो एक बार इसका देख लेते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज नॉन एज कंजम्पशन फंक्शन। C इक्वल्स टू F ब्रैकेट में Y। C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, F मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप और Y मतलब इनकम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? ऑल इंडिया 2008। अब देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.3 है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? ठीक है, तो जो MPC होता है और जो MPS होता है, अगर इन दोनों को हम टोटल करें, इन दोनों का जो अगर हम टोटल करें तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमें MPS दे रखा है 0.3 और हमें क्या निकालना है, MPC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस 0.3 करेंगे। 1 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। हमने क्या किया, 1 माइनस 0.3 किया तो क्या हो जाएगा, 0.7। तो MPC कितना आ गया, 0.7 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, MPS प्लस MPC इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑल इंडिया 2008। अब देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम का। ये हमें क्या बताता है कि हमारी एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द रेशियो बिटवीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम APC इक्वल्स टू C अपॉन Y, वेयर C इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड Y इज इनकम। ठीक है, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, इनकम होता है, वो रेशियो होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C अपॉन Y, जहाँ पे C मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और Y मतलब इनकम होता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज -0.6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? इसमें भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। क्या फॉर्मूला, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। ठीक है, बस वहाँ पे इतना ही सही फ़र्क है। वहाँ पे क्या था, MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 लगाना था और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कि APS क्या है, -0.6 है और APC हमें निकालना है। तो APC इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो APC इक्वल्स टू 1 प्लस 0.6, तो APC कितना आ जाएगा, 1.6 आंसर आ जाएगा। अब आता है 13। इफ़ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 1.5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव? सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अब आपको APC क्या दे रखा है, 1.5, तो 1 माइनस 1.5। अब 1 में से माइनस करेंगे हम 1.5 को, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो गई, -0.5 हो गया। तो इस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमने क्या फॉर्मूले यूज़ किए हैं, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 और MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1।
इसी के साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट के 1 मार्क्स वाले वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।